Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys Jason and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है, व्हाट हैपेंड टू कश्मीरी पंडित्स इन 1990 द फुल स्टोरी। अच्छा, मैंने बहुत सुना था कश्मीरी पंडितों के बारे में, लेकिन मुझे इसकी रियल स्टोरी का नहीं था पता, और ना ही मुझे इतना कोई इस चीज़ के बारे में खास पता है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम लोगों को सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। क्योंकि समय रायना ने बताया कि वो ऐसे ही कश्मीर से निकाला गया था ना, तो तब से मुझे था कि भाई मैं इनके बारे में जानूं, कश्मीरी पंडितों के बारे में ना, बिकॉज समय रायना जो है मेरे फेवरेट यूट्यूबर है, बहुत अच्छी वो वीडियोस बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं ना म्यूजिक ऑफ कर देती हूँ बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है ना, अगर इस पे भी आया तो कर दूंगी ऑफ। 19 जनवरी 1990 रात के 10 बजे श्रीनगर की ठंडी हवाओं में अचानक एक शोर गूंजता है। ये शोर किसी त्योहार का नहीं था, ये मौत का ऐलान था। मस्जिदों से आजान नहीं, मौत की धमकियां गूंज रही थी। रालिव, गालिव या छालिव, यानी या तो हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ या यहां से निकल जाओ। सोचिए, आप अपने घर में हैं और बाहर से हजारों की भीड़ चिल्लाती है, हमें कश्मीर चाहिए, पंडित लड़कियों के साथ, पर उनके मर्दों के बिना। उस रात कश्मीर की धरती पर जो खून बहा, वो इतिहास की किताबों से क्यों गायब है? क्यों 30 साल तक इन फाइल्स को दबाकर रखा गया? आज इन इंडिया देश की असलियत पर हम वो पर्दा उठाएंगे जो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। ये कहानी सिर्फ एक पलायन की नहीं है, ये कहानी है उस धोखे की, उस साजिश की जो भारत के स्वर्ग को जहन्नम बनाने के लिए गद्दारों के द्वारा रची गई थी। आज बात होगी उस गद्दारी की, उस खून खराबे की जो कैमरे ने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। वो एक प्लान्ड जिनोसाइड था। जिनोसाइड का मतलब होता है नरसंहारा। असल में ये तब होता है जब किसी खास धर्म, जाति या नस्ल के लोगों को पूरी तरह से खत्म करने के मकसद से मारा जाता है। लेकिन हाँ। सवाल यह है कि उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी? वो कौन से लोग थे जो ऊपर बैठकर इस तबाही का तमाशा देख रहे थे? रॉ की रिपोर्ट्स में क्या लिखा था? और वो कौन लोग थे जो बॉर्डर के उस पार बैठकर कश्मीर को जलाने की साजिश लिख रहे थे? आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम उन कश्मीर फाइल्स को खोलेंगे जो कभी पब्लिक के सामने नहीं आई। हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की, उन अनसंग हीरोज की और उस कड़वे सच की जो आपका खून खोलने पर मजबूर कर देगा। वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे कि 1990 में असलियत में हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है 1980s के आखिर में। पाकिस्तान के डायरेक्टर जियाउल हक ने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन टू पाक। अच्छा। इसका मकसद था भारत को ब्लीड बाय 1000 कट्स, यानी हाँ, किसी इसका मैंने दुश्मन को सुना। बड़े जंग में हराने की बजाय उसे छोटे छोटे जख्म दे देकर इतना कमजोर कर देना कि वो धीरे हाँ। धीरे खत्म हो जाए। कश्मीर के भोले भाले यूथ्स को ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें आजादी के सपने दिखाए गए, लेकिन उस आजादी के पीछे छुपा था एक कट्टरपंथी एजेंडा। लोकल मुल्लास और रेडिकल लीडर्स ने घर घर जाकर जहर घोला। पैसों का खेल शुरू हुआ। बॉर्डर पार से वेपन मंगवाए गए। इंटेलिजेंस पाकिस्तान ब्यूरो ने से? बार बार वार्निंग दी, लेकिन दिल्ली में बैठी सरकार ने आंखें मूंद रखी थी। क्यों? ताकि उनका वोट बैंक ना खराब हो। ओ, अच्छा। सही। जनवरी 1990 से पहले ही एक डर का माहौल बनाया गया। टारगेट किलिंग्स शुरू हुई। सबसे पहले उन्हें मारा गया जो भारत की आवाज थे। जस्टिस नीलकांत गंजू, टीकालाल टपलू, इन मासूम लोगों को बीच सड़क पर गोली मारी गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक मैसेज था हर उस शख्स के लिए जो तिरंगा से प्यार करता था। हैरान की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था, तब ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले कहां थे? जब एक कम्युनिटी को चुन चुन कर मारा जा रहा था, तब मीडिया खामोश क्यों थी? ये वो फाइल है जो सिस्टम की नाकामयाबी को दर्शाती है।
19 जनवरी की वो रात कश्मीर की सबसे काली रात। उस रात को प्लान किया गया था एक बड़ा मैसेकर। पाकिस्तान बैक्ड आतंकवादियों ने पूरे श्रीनगर को घेर लिया। लाइट्स काट दी गई थी। सिर्फ एक ही चीज चमक रही थी, आतंकवादियों की आंखें। हर गली में एक ही नारा था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। पूरे श्रीनगर में ओह। एक साथ लाउडस्पीकर चीखने लगे। हिंदुओं के घरों पर निशान लगाए गए। हम क्या चाहते आजादी के नारों के बीच एक और नारा गूंजा, आमिर ए जिहाद। मर्दों से कहा गया कि अपनी औरतों को छोड़कर यहां से चले जाओ। कल तक जो पड़ोसी साथ चाय पीते थे वो आज हथियार लेकर खड़े थे। वो पड़ोसी नहीं, वो दुश्मन बन चुके थे जो बरसों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। तो एक पूरी 1971 वाला हिसाब हो सिविलाइजेशन गया। को एक ही रात औरतों में के साथ खत्म कर करने रहे की थे। कोशिश की गई। जो हमने द कश्मीर फाइल्स मूवी में देखा वो सिर्फ 10% था। असलियत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। मुझे ये कश्मीर मूवी की ये देखनी घटना पड़ेगी अब। सबसे ज्यादा दर्दनाक तब हो जाती है जब हम उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर हमारी माँ बहन की चीखें लिखी है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक पूरी कौम की मर्यादा पर हमला था। इन्हीं में से एक था गिरिजा टीकू, एक मासूम स्कूल टीचर। उन्हें उनके घर से उठाया गया और जो बेरहमी उनके साथ हुई वो सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। उन्हें जिंदा मशीन तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया गया था। लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदू थी और भारत से प्रेम करती थी। लेकिन गिरिजा जी अकेली नहीं थी। सर्वानंद कौल प्रेमी, एक 80 साल के कवि यानी पोएट, उन्होंने और उनके बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उनकी आंखें निकाल ली गई क्योंकि उन्होंने ओए। भारत का साथ दिया था। ऐसी ही हजारों बेटियां थी जिनके साथ उन्हीं के पड़ोसियों ने गद्दारी की। कई रिपोर्ट्स बताती है कि आतंकवादियों ने सेक्सुअल घरों में घुसकर वायलेंस। पहले मर्द को मारा, फिर उन मासूम औरतों के साथ शर्मनाक हरकतें की और उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया। माय उनका गॉड। मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि पूरी हिंदू कम्युनिटी को इतना जलील करना था कि वो कभी सर उठाकर वापस आ ना सके। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि इन आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिल रहा था। कई बार तो मजहबी नारों के बीच इन गुनाहों को अंजाम दिया गया। 30 साल तक इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला। सेकुलरिज्म के नाम पर इनके दर्द को फाइल्स में दबा दिया गया ताकि सच बाहर ना आ सके। चैप्टर 5 द रॉ। जब कश्मीर जल रहा था तब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला कहाँ थे? रिकॉर्ड्स के मुताबिक हाँ, वो किसी ने लंदन में थे। आवाज क्यों नहीं उठाई? जब उनके स्टेट्स के लोग मर रहे थे वो जिम्मेदारी से भाग चुके थे। गवर्नर जगमोहन ने चार्ज संभाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस फोर्स में लोकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि उन्होंने ऑर्डर मानने से मना कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। ये देश के अंदर बैठे गद्दार थे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसका पता नहीं था? असलियत यह है कि भारत की सबसे बड़ी एजेंसी रॉ के पास हर एक खबर थी। बॉर्डर के उस पार क्या पक रहा फिर भी है, उन्होंने होने इसकी दिया। फाइल्स दिल्ली पहुंच रही थी। लेकिन यहां हुई सबसे बड़ी चूक। रॉ ने वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन टूपाक के तहत हजारों आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर बॉर्डर पर खड़ा कर दिया है। मगर दिल्ली के नेताओं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी थी कि उन्होंने इन रिपोर्ट्स को ओवर एग्जैजरेटेड यानी बड़ा चढ़ा कर दिखाया गया बताया। रॉ के एजेंट्स ने बताया कि कश्मीर की लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में आतंकवादियों के स्पाई घुस चुके हैं, लेकिन उन्हें न्यूट्रलाइज करने के बजाय उन्हें और ढील दी गई। ये रॉ की नाकामयाबी नहीं, बल्कि उनकी वार्निंग्स को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले नेताओं की नाकामयाबी थी। अगर वक्त रहते ही रॉ की रिपोर्ट्स पर एक्शन लिया गया होता तो शायद 19 जनवरी की रात कभी आती ही नहीं। एजेंसी के हाथ पैर बांध दिए गए थे और इसी का फायदा उठाकर दुश्मन ने हमारे घर में घुसकर हमला किया। लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें छोड़कर निकल पड़े। कहां? अपने ही देश में रिफ्यूजी बनने के लिए। जम्मू के गर्मी भरे टेंट कैंप्स में वो लोग रहे जो कभी कश्मीर के बड़ी कोठियों में रहते थे। बीमारियां, भूख और अपनों को खोने का गम। पर अफसोस,
भारत के किसी भी मेन स्ट्रीम नेता ने उनका दर्द नहीं बनता, क्योंकि वो माइनॉरिटी नहीं थे जिनसे वोट मिल सके। हम्म। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था। जब कश्मीर जल रहा था तब भारत तब के पीएम कौन प्रधानमंत्री थे? थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। उनकी ओह। सरकार कमजोर थी क्योंकि वो खिचड़ी सरकार थी जो दूसरी पार्टीज के सपोर्ट पर टिकी थी। इससे भी बड़ा सच ये है कि उस वक्त के होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। दिसंबर 1899 में उनकी बेटी का किडनैप होता है और उसके बदले में सरकार 5 खतरनाक टेररिस्ट अब्दुल हमीद शेख, गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कलवाल, मोहम्मद अल्ताफ भट्ट और मुश्ताक अहमद जरगार को रिहा कर देती है। इस एक फैसले ने आतंकवादियों को यह मैसेज दे दिया कि भारत की सरकार कमजोर है और उसे झुकाया जा सकता है। जब 19 हम्म। जनवरी की रात आई तब दिल्ली में तब बैठी अजीत डोभाल नहीं सरकार थे? सिर्फ तमाशा देख रही थी। ना कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजी गई, ना कोई कड़े निर्देश दिए गए। सत्ता के लालच और वोट बैंक की राजनीति ने इतना बड़ा अंधेरा कर दिया कि लाखों मासूम का दर्द किसी को दिखाई नहीं दिया। ये वो पॉलिटिकल फेलियर है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। एक देश का होम मिनिस्टर अपने ही घर कश्मीर को जलने से बचा नहीं सका। लेकिन दोस्तों यहां हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। कुछ साल पहले इंदिरा गांधी ने दिखाया कि इन ताकतों से कैसे निपटा जाता है। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे। उनका विजन था कि कश्मीर पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। उन्होंने रॉ को हम्म। इतनी पावर दी थी कि दुश्मन बॉर्डर पार करने से पहले 100 बार सोचता था। उनकी डेथ के बाद दिल्ली में वो आयरन व्हील खत्म हो गई थी। अगर 1990 में इंदिरा गांधी जैसा कोई नेता होता तो शायद ये जेनोसाइड कभी ना होता। ये भारत का दुर्भाग्य था कि हमने एक शक्तिशाली नेतृत्व खो दिया था जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम्म। दोस्तों 1990 का वो जख्म सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर एक गहरा निशान है। हमने सिर्फ घर नहीं खोए, हमने अपनी एक पूरी पहचान, अपनी संस्कृति और अपना हाँ। वो सर्ग खो दिया जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों से सींचा था। आज 30 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। कई बुजुर्ग अपनी आखिरी सांस लेने से पहले सिर्फ एक बार अपने उस पुराने घर की दहलीज को चूमना चाहते थे, लेकिन वो हसरत लेकर इस दुनिया से चले गए। क्या ये किसी लोकतंत्र के लिए शर्म की बात नहीं है कि एक भारतीय को अपने ही देश में वापस जाने के लिए इतने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन दोस्तों कहानी हम्म। अभी खत्म नहीं हुई है। आज वक्त बदल रहा है। आर्टिकल 370 की बेरिया टूट चुकी है। जो दुश्मन कभी लाउडस्पीकर्स पर चीखते थे, आज वो या तो बॉर्डर पर छुपे हैं या मिट्टी में मिल चुके हैं। हमारी आर्मी और हमारे नए भारत का संकल्प आज वहां तिरंगा लहरा रहा है। पर याद रखिए, असली इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक वो कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से इंसाफ में नहीं बदल जाती, जब तक उन ओह, अभी बहनों भी की उनको चीखों का इंसाफ हिसाब चाहिए। नहीं होता, जब तक हर गद्दार को उसकी सही जगह नहीं दिखाई हाफिज जाती, सईद। तब तक हमें रुकना नहीं है। देश की असलियत का मकसद सिर्फ पुरानी बातें बताना नहीं, बल्कि आपके अंदर उस देश प्रेम की ज्वाला को जगाए रखना है, ताकि फिर कभी कोई 19 जनवरी ना आ सके। अगर आज का ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे एक ट्रिब्यूट समझकर हर उस भारतीय तक पहुंचाए। ओके गाइस, मैंने वीडियो शेयर कर दी आपके साथ, ठीक है। ये कश्मीर फाइल अभी भी वो कह रहे हैं इसको ओपन करें और इसके ऊपर बात होनी चाहिए। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर इसको बोला जाता है, बिकॉज समय रैना बोलता था हम कश्मीरियों को क्रॉस फायर में मारा जाता है, ये वो, तो उसकी बातें मजाक में मतलब डाल दी जाती थी ना। लेकिन अभी मुझे समझ आ रही है कि वो मजाक मजाक के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी बताना चाह रहा था अपनी। तो ये है कि बहुत यार गलत हुआ उन सबके साथ, और स्पेशली जो है उनका औरतों के साथ बहुत